हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और डेफिनेटली आप जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, जैसे जैसे आपकी तैयारी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस काफी बढ़ रहा होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे फिजिक्स में, वो डेफिनेटली काफी इंक्रीज हुआ होगा। मैं डेफिनेटली आपसे सुनना चाहता हूं, मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं जिसमें आप मुझे ये बताएं कि यस सर, कितना चेंज आया है अभी तक। जो आपने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जब आपने रिवीजन स्टार्ट किया था, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, उससे अभी तक कितना चेंज आया है, मैं डेफिनेटली आपसे सुनना चाहूंगा। ठीक है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की बात करें तो हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर के। काफी अच्छा चैप्टर है, काफी सारे क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं, तो देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। माय नेम इज विवेक सिंह राठौर एंड लेट्स स्टार्ट our new class. The first question that came in 2019 Odisha is: a sphere encloses an electric dipole with charge plus minus 3 into 10 to the power minus 6 coulomb. What is the total electric flux across the sphere? देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा। अब इससे इजी क्या पूछेंगे? उसने बोला कि सर एक स्फेयर है, उसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है और उस स्फेयर से आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहे हैं। मैंने कहा सर इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। जब आपने एक डाइपोल को स्फेयर के अंदर रखा हुआ है तो डाइपोल में प्लस क्यू चार्ज भी है और माइनस क्यू चार्ज भी है। अगर मैं नेट चार्ज बताऊं तो नेट चार्ज कितना आएगा? 0। और अगर आपको गॉस लॉ याद है तो गॉस लॉ से आपको टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड हियर द क्यू इनक्लोज्ड दैट इज स्फीयर के अंदर जो टोटल चार्ज है दैट इज 0, सो द टोटल फ्लक्स शुड बी 0। करेक्ट। सो इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2019 में उड़ीसा वाले पेपर में। मैं कहा 2019 ऑल इंडिया वाले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या था। अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। देखिए फिर से बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया। उसने बोला कि सर एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर लिया और उसको आपने चार्ज किया। जब आपने उसको चार्ज किया तो आपसे पूछा गया है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब ये चीज आपको पता है कि सर इसमें आपको ये याद रखने वाला है कि हॉलो स्फीयर की अगर हम बात करें तो जो भी चार्ज हो कहां पर रहता है सर? सरफेस पर रहता है। सेंटर से r डिस्टेंस की बात की उन्होंने, तो आपने बोला कि सेंटर से जो r डिस्टेंस है उस पे आपको बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है। तो आपको पता है सर अंदर वाले रीजन में यहाँ कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, तो आप बोलते हो कि सर जब सेंटर से लेके सरफेस तक आप आते हो, सेंटर से लेके सरफेस तक आप आते हो, तब आप बोलते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। और उसके बाद जैसे आप बाहर वाले उस पे आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे वेरी करती है। ठीक है, ये ग्राफ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ रखा होता है, वेरिएशन का। सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेंटर से लेके सरफेस तक 0, उसके बाद आप बोलते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो दिस इज द ग्राफ। आप बोलते हो या वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और r में, और इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते तो मैं कहता हूँ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू दी जो भी आपकी सिचुएशन होगी वो आप क्या कह सकते हो, ऑप्शन देख के आप आंसर कर सकते हो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर एंड वेरी इजी क्वेश्चन दैट केम इन 2019. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question that came in 2018 is: a toy car with charge q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field. क्लियर है? इसमें आप डेटा हाईलाइट कर लीजिएगा कि सर एक टॉय है जिसका चार्ज q है और आप बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में मूव कर रही है। ड्यू टू द फोर्स QE, उसमें फोर्स कितना लगेगा? QE लगेगा। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। आपने बोला फर्स्ट सेकेंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी 0 से लेके 6 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अब उसके बाद उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively. देखिए अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन मोशन इन डायमेंशन 1 डायमेंशन का क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, बट फिर भी हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़े से इसने बोला कि सर एक
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। जब टॉय कार इधर आएगी तो आप बोलोगे इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, और इसकी वजह से इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आ रहा होगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई होगी, फोर्स अपन। ठीक है, आपने बोला ये एक्सेलरेशन अगर हम बोले तो आपने बोला v इक्वल टू यू प्लस एटी से इस एक्सेलरेशन की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। उसने बोला वेलोसिटी फाइनल कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। आपने बोला प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम कितना था, 1 सेकेंड। उसने 1 सेकेंड में बोला कि सर 0 से लेके 6 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो गई है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन है क्या एक्चुअली, आप बोलोगे दैट इज क्यू ई बाय एम, इसकी वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब आप क्या बोलोगे कि सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, आप बोलते हो ये बॉडी इधर जा रही थी 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो क्या हो गया, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी इधर की तरफ आ गई होगी। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई होगी, क्योंकि फोर्स का अमाउंट वही है, क्यू इंटू ई ये है। आप बोलते हो कि चार्ज पार्टिकल भी सेम है, मास भी सेम होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी यही सेम होगी। अब यहाँ पे कितने टाइम के लिए चलिए, टी इक्वल टू 2 सेकंड के लिए चला है। तो बेसिकली जब मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसकी जर्नी ड्रॉ करूं तो देखिए क्या होगा, सर यहाँ से स्टार्ट हुआ, सर आगे तक गया, इस टाइम तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे सर टी इक्वल टू 1 सेकेंड। फिर उसके बाद आप बोलते हो कि सर ये और आगे तक क्या होगा, अब ये यहाँ 0 हो गया होगा, और फिर यहां से ये वापस आके ये वापस ऐसे रहा। आप जरा देखिए, अगर ये 1 सेकेंड में वेलोसिटी 0 से 6 सेकेंड पहुंची होगी, वेलोसिटी 0 से, तो आप ये भी चीज श्योर है, अब ये ऑपोजिट है, तो 6 से 0 पहुंचने में भी उसको 1 सेकेंड ही लगा होगा। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन 0, तो 0 से 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड आने में अगर 1 सेकंड लग रहा है, तो 6 से 0 आने में भी उसे कितना लगेगा, 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड टाइम लगेगा। और आप बोलोगे सर अभी भी डायरेक्शन इधर की तरफ, अब वापस से आप बोलोगे फिर 0 से लेके 6, अब इस डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड हुई होगी, सर यहाँ फिर 0 हुई होगी, और फिर यहाँ पे देखना 1 सेकंड बाद फिर 6 मीटर पर सेकंड हो गई होगी, बट डायरेक्शन अब कैसी हो गई होगी, चेंज हो गई होगी। तो आप बोलते हो कि सर मुझे टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो जरा देखो, मैंने कहा देखो पहले हाफ में डिस्प्लेसमेंट कितना था, आप बोलोगे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैंने कहा देखो ये तो 0 ही था, यू 0 था, तो आप वैल्यू निकालोगे तो देखिए हाफ इंटू 6 इंटू 1 दैट इज 3 मीटर। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, ये 3 मीटर है डिस्टेंस। अब आप चाहो तो यहां पे भी निकाल के देख लो, एस की वैल्यू 3 मीटर ही आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। सर यहां से यहां 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस भी 3 मीटर होगा। जब 0 से 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव करने में एक्सेलरेशन वगैरह सब सेम है, तो अगर 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होती है, तो आप बोलते हो सर यहां से यहां पे भी इसकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, 3 मीटर ही ट्रेवल होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और आप वापस से यहां से फिर 1 सेकंड में आप बोलोगे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, 3 मीटर। तो अगर डिस्टेंस बताओगे तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 3 एंड वापस की 3, मतलब कितना गया, 9 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट कोई मुझसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट देखो फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस है। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल की बॉडी यहां पहुंच गई है, तो आप बोलो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो अगर कोई मुझसे वेलोसिटी पूछे, एवरेज वेलोसिटी पूछे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 3/3, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। और अगर कोई मुझसे एवरेज स्पीड पूछने वाला होगा, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 9/3, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। तो ये मोर और लेस आप कह सकते हो कि सर मोशन का क्वेश्चन ज्यादा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन ज्यादा नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बस आपको बोलना था कि भाई ये जो डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, बस इतना ही आंसर बताना था। सो द करेक्ट आंसर विल बी, आप बोलते हैं सेकंड ऑप्शन, 1 मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन इजी था, मोशन 1 डायमेंशन का मोर और लेस क्वेश्चन था। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। 2018 में 2 क्वेश्चंस आ गए, दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of electric field is now reverse. ठीक है, keeping its magnitude the same, a proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton. आपने बोला कि सर पहले एक इलेक्ट्रॉन की बात की, एक इलेक्ट्रॉन को आपने ड्रॉप किया जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, अपवर्ड थी, और h हाइट तक वो नीचे गिरता है, या h हाइट तक उसने ट्रैवल किया। उसके बाद बोला कि सर अब प्रोटोन की बात कर लेते हैं कि सर प्रोटोन को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में रिवर्स कर लिया, डाउनवर्ड कर दी, एंड प्रोटोन की बात कर दी, प्रोटोन को अब उसमें फॉल कराया है
सेम हाइट उसने भी ट्रैवल की, तो बताना है कि सर दोनों के टाइम ऑफ फॉल में क्या रिलेशन होगा। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको देखो कि सर पहले इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ थी, तो आप बोलोगे इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा, QE। दूसरे केस में आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ थी, और आप बोलोगे प्रोटॉन को आपने अगर ब्रेक किया हो, प्रोटॉन पे फोर्स किधर लग रहा होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, दैट इज QE। दोनों पे फोर्सेस कैसे सेम है। मैंने कहा सर आप चाहो तो इसमें दो फोर्सेस और देख सकते हो कि सर यहाँ पे G की वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है। G दोनों में नीचे की तरफ लग रहा होगा, G दोनों में कैसे लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा। आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। मैंने कहा आप चाहो तो यहाँ पे G निगलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपेरिजन में G की वैल्यू बहुत कम होगी। अब मैंने कहा जरा देखो दोनों की हाइट जो डिस्प्ले, देखिए हाइट कितनी है सर, h हाइट पे आपने किया, राइट। आप बोलते देखो u की वैल्यू कितनी, 0। एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, देखो पहले केस में आएगा, या दोनों केस की बात कर लो तो QE/m आएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन का मास आएगा और यहां पे प्रोटॉन का मास आएगा, ठीक है। आपने बोला डिस्प्लेसमेंट, अगर दोनों की बात करें तो दोनों ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, -h किया होगा नीचे की तरफ। तो मैंने कहा सर कितने टाइम की अगर हम बात करें तो देखिए s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैंने बहुत अच्छी बात है। जरा देखेंगे दोनों ही केस में अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट देखिए नीचे की तरफ है, हाँ सर बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो आप बोलेंगे -h इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा। तो देखिए दोनों ही केस में नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप बोलेंगे -QE/m। नीचे की तरफ ना, नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं, तो -QE/m इंटू टी स्क्वायर। अब जरा देखिए यहां से आप देख चाहे तो ये कैंसिल आउट करके माइनस माइनस, यहां से अगर आप देखिए Q दोनों के लिए सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, मास दोनों के अलग है, हाफ कांस्टेंट है। तो अगर यहां से हम बात करें तो टी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है m के, टी स्क्वायर। अब यहां देखिए यहां पे लेके जाएंगे ना, तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आएगा, m के, तो t किसके प्रोपोर्शनल आएगा, √m के। तो आप बोलोगे जिसका मास ज्यादा होगा उसका आप बोल सकते हो कि टाइम भी उसको ज्यादा लगने वाला है, ठीक है। तो आपने बोला कि सर प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है तो प्रोटॉन को भी टाइम ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी कि सर प्रोटॉन को टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो पहला ऑप्शन अगर देखें तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, यही कि सर इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगने वाला है। उसने यही पूछा है कि द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन द प्रोटॉन इज स्मॉलर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, अगेन एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उसने बोला कि सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, one of them is -e, the other is e plus delta e. If the net of the electrostatic force and the gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than the atomic size apart is 0, then the delta is of the order of given mass of this is this, ठीक है। तो बेसिकली उसने कहा कि देखिए क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हाँ लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है। आपने बोला कि सर यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, आप बोले इनके बीच में जो एक फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और दूसरा होगा आप बोलोगे इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और दोनों का नेट फोर्स कितना है, 0। मैं अगर किसी भी हम उस पर नेट चार्ज निकालें, देखो इस पे एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप बोलोगे अगर नेट चार्ज मैं इस पे निकालूं तो नेट चार्ज क्या होगा, दोनों के चार्ज के यानी डेल्टा ई के बराबर होगा। दोनों चार्ज में डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, तो आप बोलोगे नेट चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा, इस पे भी डेल्टा ई आएगा और इस पे भी कितना आएगा, डेल्टा ई आएगा। आप बोलोगे इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। किसी भी एक एटम की बात करें, मैंने इसकी बात करें, इसकी वजह से इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, और एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा जिसको आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों की वैल्यू कितनी है, इक्वल है। मैंने कहा रख दीजिए वैल्यू। आपने बोला कि सर इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा ई स्क्वायर बाय इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है। आप बोलोगे सर इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d है, आपने बोला सर k डेल्टा ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, राइट। k q1 q2 बाय डी स्क्वायर है ना, तो q1 और q2 क्या है, डेल्टा ई है। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो g m1 m2, मैंने कहा दोनों के मासेस क्या मान लिया, हाइड्रोजन एटम के मासेस m मान लिया, जो कि एक प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ठीक है। आप लोग g इंटू एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, डी से डी स्क्वायर कैंसिल, आप लोग डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी की वैल्यू रखोगे तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -12,
मास है, मास एक प्रोटॉन के बराबर रख देते हैं, तो आप बोलोगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 होल पावर 2 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, आपने बोला मुझे ऑर्डर चाहिए, मतलब पावर से मुझे मतलब है। अगर आप देखेंगे सॉल्व करके जो पावर लेके आएंगे तो बेसिकली देखिए कितना आ रहा है। आप बोलेंगे जो पावर आएगा 12 27 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम सॉल्व करेंगे तो लगभग मैं बोल रहा हूं कि कुछ कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट इंटू 10 की पावर -74 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 की पावर -74 आ रहा है। अगर मैं डेल्टा ई की पावर निकालने जाऊंगा तो देखिए कितने और किस ऑर्डर के आएंगे। आप बोलोगे सर 10 की पावर -37, राइट। मुझे ऑर्डर चाहिए था, ऑर्डर का मतलब आपको सिर्फ 10 की पावर से मतलब होता है, तो आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली आएगा 10 की पावर -37 के ऑर्डर में होगा। सो आप बोलेंगे दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो जो होगा वो लगभग इस ऑर्डर में होगा। तो ठीक था सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बट उसकी लैंग्वेज काफी कॉम्प्लिकेटेड सी दे रखी थी, इसलिए लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बना था। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन है। उसने बोला कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. ठीक है, तो इसने बोला कि सर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसकी इंटेंसिटी है 2 इंटू 10 टू द पावर 5। डेटा को हाईलाइट कर लेंगे। एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। इट एक्सपीरियंस a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. तो जरा देखिए है क्या सर, फिगर बनाएंगे तो आप बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ये डाइपोल कुछ ऐसा रखा हुआ है ना, एंगल 30 डिग्री है। आप बोलते हो कि सर ये मान लो कितना है, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 है। चलिए, और आपको बोला गया जो टॉर्क लग रहा है ऐसा 4 न्यूटन मीटर दे रखा है। ठीक है, और आपने बोला कि जो डिस्टेंस है मतलब 2a की वैल्यू दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो आपको अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है P क्रॉस E, है ना। अगर टॉर्क की बात करें तो P क्रॉस E होता है। अगर टॉर्क की मैग्नीट्यूड की बात करें तो PE साइन थीटा। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है सर। आप बोल दो कि P की वैल्यू कितनी होगी? सर P होता है Q इंटू 2a। मैंने कहा वैल्यू रख दो बस। टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 4 इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी होगी? Q इंटू 2a, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। E की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और साइन 30 इज 1/2। सर हाफ से हाफ कैंसिल, एक हाफ यहाँ पर आ जाएगा, तो Q की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/10 की पावर लिखी है। तो सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 3 आएगा, या आप इसको 2 ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर -3 कूलम भी बोल सकते हैं, या फिर इसका आंसर आप 2 मिली कूलम भी बोल सकते हैं। सो दैट वाज एन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। करेक्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहता हूं पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आया था। और मैं ये भी कह सकता हूं जो 2016 में कि सर जो 3-4 क्वेश्चन आते हैं ना जो बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, मैं उनमें से इसको रखता हूं। जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन था। उसने बोला 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 massless strings of length L are initially at a distance of d less than L apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from these spheres at a constant rate. I like telling at a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v. Then v varies as a function of the distance x between these spheres as. ठीक है, तो बेसिकली अच्छा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बोल ही रहा हूं। तो आप बोलेंगे था क्या? आपने बोला कि सर ये 2 चार्ज स्फीयर्स थे, इनको एक पॉइंट से हैंग किया गया था। ये एक चार्ज स्फीयर, ये चार्ज स्फीयर, इनके बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस थी, करेक्ट, इनके बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस थी वो d थी, इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है, आप बोलोगे कि सर टाइम के साथ साथ जब चार्ज लीक होना स्टार्ट हुआ होगा तो आप बोलोगे इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स कम हुआ होगा। दोनों सेम चार्ज के हैं, Q और Q दोनों सेम चार्ज हैं। आपने बोला इनके बीच में रिपल्सन कम होना स्टार्ट होगा जब इनके चार्जेस की वैल्यू कम हुई होगी। तो किसी टाइम पे मैंने कहा ये वैल्यू Q है, तो आप बोलोगे उस टाइम पे इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी होगी? X है। ठीक है, इसी x को आप बोलो किसी भी रैंडम टाइम पे आप निकालोगे तो इनकी डिस्टेंस कम होगी, कितनी होगी? x। और ये जो वैल्यू है ये L से बहुत छोटी है, क्योंकि इनकी इनिशियल डिस्टेंस d ही बहुत कम ले रखी थी। देखिए इनिशियल डिस्टेंस थी d और उसने बोला गया है कि L यहाँ पे गया है सर, ये आपकी लेंथ है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि सर L से बहुत छोटी डिस्टेंसेस हैं, इस चीज को ध्यान रखना है।
मैंने कहा सर किसी भी टाइम पे आप क्या बोलोगे, सर ये एक दूसरे को क्या, किसी भी टाइम पे ये बहुत स्लोली एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो आप क्या बोलोगे कि आप किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम में होंगे, आपने बोला जरा फोर्स देखो कितने हो रहे होंगे, सर यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा, सर यहाँ पे mg लग रहा होगा, क्लियर है। आप बोलोगे जरा देखो यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, है। किसी भी इंस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो आपको एक चीज पता है कि सर देखिए अगर ये थीटा है तो आप बोलोगे टेंशन के दो कॉम्पोनेंट कर सकते हो, सर अगर ये थीटा है ये भी थीटा है तो आप बोलोगे ये भी थीटा है, ठीक है। तो ये वाला कॉम्पोनेंट हो गया टी कॉस थीटा और ये हो गया टी साइन थीटा। तो ये वाला कॉम्पोनेंट तो देखिए mg के बराबर आएगा, तो आप बोल सकते हो कि टी कॉस थीटा किसके बराबर आएगा किसी भी इंस्टेंट पे, बहुत स्लोली चल रहा है ये प्रोसेस। तो ये वाला आप बोलोगे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन, तो आप बोलोगे टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, ठीक है। आप बोलेंगे टी साइन थीटा की अगर हम बात करें तो टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो टी साइन थीटा की अगर हम बात करें तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ हो जाना चाहिए, ठीक है। यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि एफ की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, मैंने डिवाइड कर दो तो एफ बाय एम जी इज इक्वल टू टेन थीटा आ रहा है और एफ की वैल्यू आ गई एम जी टेन थीटा, एफ की वैल्यू आ गई एम जी टेन थीटा, ठीक है। मैंने कहा इस इंस्टेंट पे अगर एफ की वैल्यू रखें तो क्या होगा सर, के क्यू स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है एक्स, दैट इज इक्वल टू एम जी की वैल्यू तो आप एम जी ही रहने दीजिए, है ना। मैंने कहा था टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ये हो गया x, ठीक है। आप बोलेंगे ये डिस्टेंस क्या होगी x बाई टू परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड बोलेंगे x बाई टू, तो आप बोलेंगे x बाई टू अपॉन बेस। बेस को हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट में, तो आप लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखिए L की बात करें तो देखिए जो D है वो ही बहुत L से कम था, तो X ये वाली वैल्यू तो L से बहुत कम होगी। आप चाहो तो इसमें L स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा सर की सर ये क्वांटिटी आप इसमें इग्नोर कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा सर, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एक्स बाई टू और नीचे आ जाएगा एल स्क्वायर अगर बाहर लेके आओगे रूट के तो बचेगा एल, अंदर वाली क्वांटिटी हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर बाय 4 और एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर को आप निग्लेक्ट कर सकते हो बिकॉज आपको पता है एक्स बहुत छोटा है। तो ये आपका रिलेशन आ गया। यहां से एक चीज समझ में देखो, के कांस्टेंट है यस सर, मास कांस्टेंट है यस सर, जी कांस्टेंट है और एल कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वाली चीजें हमें प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, तो मुझे पता चल रहा है कि क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने कहा इसका मतलब क्या हो गया, Q इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2। अगर मैं दोनों को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं तो देखिए क्या आएगा, dq बाई dt आ जाएगा। इसको भी अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3/2 x की पावर 1/2, ठीक है, इंटू dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। अब आपको बोला गया है कि सर दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट, आपने बोला कि रेट कांस्टेंट है dq बाई dt, जो लीकेज ऑफ चार्ज की जो रेट है वो कांस्टेंट है, मतलब dq बाई dt को बहुत कांस्टेंट बोला, उसने बोला गया कांस्टेंट है। अगर dq बाई dt को कांस्टेंट बोला गया है, ठीक है, इस चीज को क्या बोला, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, आपने बोला एट अ कांस्टेंट रेट द चार्ज इज लीकिंग, मतलब dq बाई dt इज कांस्टेंट, ठीक है। और इस dx बाई dt को आप क्या बोल सकते हो सर, इसको वेलोसिटी बोल सकते हो, है ना। जिस स्पीड से इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आप बोलोगे dx बाई dt को आप वेलोसिटी बोल सकते हो। तो आपको पता है कि सर x की पावर 1/2 इंटू वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, है ना। तो मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर माइनस 1/2 या फिर प्रोपोर्शनल टू रूट x, ऐसे कुछ। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। ये कुछ अरेंजमेंट दे रखा होगा, मैं कहता हूँ एट एवरी इंस्टेंट ये मान लीजिए जो फोर्स ऑलमोस्ट बैलेंस हो रहे होंगे, तो आपने बोला ये फोर्स की इक्वेशंस लिख ली इस तरीके से, वर्टिकल कंपोनेंट इज बैलेंसिंग mg और दिस कांस्टेंट इज बैलेंसिंग दिस फोर्स, ठीक है। तो आप बोलोगे ये आ जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, राइट। आप बोलेंगे सर ठीक है सर, अगर ये है तो इस तरीके से आएगा।
और आप इसमें वैल्यूज पुट करते चले जाओगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे v प्रोपोर्शनल टू 1/x⁴ क्लियर। सो दिस इज योर आंसर। मैं अगेन बोलूंगा ये काफी अच्छे क्वेश्चन थे क्योंकि आपको काफी दिमाग लगाना पड़ रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का अब तक का बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आप बोलते हो कि सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा होगा। We will move on to the next question. The next question is from 2015. The question is the electric field in a certain region is acting radially outward and is given by E equal to capital A into R. A charge contained in a sphere of radius small a centered at the origin of the field will be given by. ठीक है, तो आपने बोला कि सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है सर वो कैसा है, सर वो A into R ऐसी है। ठीक है, आपने बोला कि सर यहाँ पे एक स्फीयर ऐसा इमेजिन कर लो, स्फीयर जिसका रेडियस कितना हो स्मॉल ए। आपको बताना है इस स्मॉल ए में कितना चार्ज कंटेन्ड है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि सर इस स्मॉल ए में कितना चार्ज कंटेन्ड है। इसके लिए हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे गॉस लॉ की। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी बाहर की तरफ होगी, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसी होगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, आप बोलोगे E इज इक्वल टू A into R। तो आपको पता है कि सर E डॉट ds जो आता है सर दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अगर मैं किसी भी रेडियस की बात करूं, मैंने कहा इस R रेडियस की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सर, आप बोलोगे A into R होगी, है ना। और आप बोलते हो कि रेडियली आउटवर्ड है, हर जगह पे दोनों के बीच में एंगल कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है 1। और मैंने कहा अगर इस रेडियस की कंप्लीट की बात करें तो कितना हो जाएगा, इसका जो टोटल एरिया हो जाएगा 4πr² दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो जो Q इनक्लोज्ड आ रहा है दैट इज इक्वल टू इज कमिंग एज 4π एप्सिलॉन नॉट into AR3। ठीक है, अगर यहीं पे हम R की वैल्यू को A रख दें तो हमारा ये वाला स्फीयर बन जाएगा। अगर हम रेडियस की वैल्यू को A रख दें तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे अगर हम R की वैल्यू को A रख देंगे तो जो हमारा Q इनक्लोज हो जाएगा दैट विल बी 4π एप्सिलॉन नॉट A into A³ एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने फिर से देख लीजिए, मैंने कहा सर जो गॉस लॉ बोलता है कि टोटल फ्लक्स दैट इज E डॉट ds इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स एवरीवेयर, तो आपने बोला अगर ये छोटा सा स्फीयर बनाते हैं, इस स्फीयर के लिए अगर आप बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ लेंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना जाएगा 0, तो cos 0 इज 1। और आपने बोला इस स्फीयर की हम बात करें तो इसमें टोटल इस इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बेसिकली एरिया दैट इज 4πr² और Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने बोला इस स्फीयर के रेडियस को A के बराबर रखते हैं बिकॉज वी नीड टू फाइंड द चार्ज इनक्लोज इन दिस एरिया इन दिस स्फीयर वेयर द रेडियस इज A, R की वैल्यू A रखोगे तो Q इनक्लोज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था मैं कह सकता हूं। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next problem is from 2013. 2013 क्या बोलता है, two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point of strings by equal length. The equilibrium separation between them is R. Now the strings are rigidly clamped at the half of the height A. The equilibrium separation between the two balls now become. देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने ऑलरेडी इस टाइप का अरेंजमेंट एक क्वेश्चन देखा था 2016 का जो हमने बात की थी, सर ये कुछ ऐसा दे रखा था उसने बोला कि सर ये दो टू पिथ बॉल्स हैं, यहां से अगर फिक्स हैं तो इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो मान लो कितना है D या R दे रखा है। कितना दे रखा है उसने, R। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर इनिशियल जो सेपरेशन है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है R। आपने बोला कि सर अब आप बताइए, थोड़ी देर बाद उसने क्या बोल दिया है कि सर नेक्स्ट अरेंजमेंट में उसने जो क्लैंप है वो क्लैंप थोड़ा नीचे लगा दिया है। आप बोलते हो कितनी हाइट पे लगा दिया, h/2। मतलब पहले अगर h हाइट पे क्लैंपिंग हो रखी थी तो अब जो हाइट है वो कितनी कर दी है, छोटी हाइट पर आपने कर दिया है। तो आप बोल सकते हो जो क्लैंपिंग हो गई है तो कम हाइट पर हो गई है, ऐसा मान सकते। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें पहले आपने बोला हाइट अगर h हाइट थी यहां से यहां, तो अब ये जो हाइट है दैट इज बेसिकली h/2 ये बोल दिया है। अब यहाँ पे उसने बोला है कि सर जो न्यू इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो कितनी आएगी। यहां पे हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, मान लो अगर ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, अगर थीटा है तो आप बोलोगे दोनों ही केस में इधर देखो, यहां पे जो बैलेंसिंग फोर्स है देखो, यहां पे टेंशन T है, आप बोलोगे इधर की तरफ रिपल्सन फोर्स लगा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि दोनों पे सेम चार्जेस हैं।
और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, आप बोलोगे mg। वही बात है कि सर इस टेंशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ये एंगल थीटा आ जाएगा तो ये t cos थीटा आ जाएगा और ये t sin थीटा। मैं कहता हूं इस चीज को हमेशा अगर याद ही रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है कि इस केस में जो f आता है वो mg tan थीटा के बराबर आता है। किसके बराबर होता है, mg tan थीटा के बराबर आता है। कैसे आएगा, मैंने कहा देखो पहले भी हमने 2016 वाले क्वेश्चन में निकाला था, फिर से बता देता हूं। t cos थीटा इज इक्वल टू mg के बराबर आएगा पहले इक्वेशन, और t sin थीटा इज इक्वल टू f के बराबर आएगा। इनको सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू किसके बराबर आएगी, mg tan थीटा के बराबर आएगी। f की वैल्यू किसके बराबर आने वाली है, mg tan थीटा के बराबर आने वाली है। ठीक है, नाउ आपने बोला कि अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर मतलब ये डिस्टेंस और बेस मतलब ये वाली डिस्टेंस। तो आप बोलोगे सर जो f है, m तो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो f इज प्रोपोर्शनल टू, अगर आप बोलोगे f किसके प्रोपोर्शनल आएगा, tan थीटा के प्रोपोर्शनल आएगा। आप बोलोगे tan थीटा की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल आएगी, परपेंडिकुलर मतलब ये डिस्टेंस मतलब r/2 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस होता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये बेस होता है मतलब h। f इज प्रोपोर्शनल टू r/2। क्लियर, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और f क्या है सर, f है kq² बाय r², kq² बाय r²। मैंने कहा वैल्यू रखो जरा, तो यहां पे अगर आप रखोगे kq² बाय r² इज प्रोपोर्शनल टू r/2। k अगेन कांस्टेंट रहने वाला है, q दोनों के चार्जेस कांस्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे ये दोनों चीजें भी कांस्टेंट हैं, ये 2 तो कांस्टेंट है। अगर यहां से मैं अरेंजमेंट करूंगा तो यहां से आप देखिए जो r³ इज प्रोपोर्शनल टू h, r³ इज प्रोपोर्शनल टू h। क्लियर, तो अब खत्म बात हो गई। आप बोलोगे r2 बाय r1 इज इक्वल टू h2 बाय h1 की पावर 1/3। क्लियर, क्योंकि r³ किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, h के प्रोपोर्शनल आ रहा है। आपने बोला कि सर h2 की वैल्यू कितनी है, सर h/2, इनिशियली h/2 है और ये h अगर माना है तो आप बोलोगे पावर 1/3। h से h कैंसिल, तो बेसिकली देखिए r2 क्या आएगा, जो r2 आया, r1 कितना था, r था, तो r2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/3 इंटू r, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसमें आप इस टाइप के स्टेप को आप जब भी ये टाइप का अरेंजमेंट होगा तो इसको आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, वरना आप तुरंत निकाल सकते हैं t cos थीटा इक्वल टू mg, f इक्वल टू t sin थीटा। सर बैलेंस करें तो f इक्वल टू mg tan थीटा आ जाता है। f की वैल्यू आपने उठा के ये रख दी। f क्या है सर, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, और आपने प्रोपोर्शनलिटी निकाला तो बेसिकली ये प्रोपोर्शनलिटी आ गई। आप बोलोगे r1 बाय r2, r2 बाय r1 इक्वल टू h2 बाय h1 की पावर 1/3। वैल्यूज पुट कर दी तो आंसर आ रहा है 1/2 की पावर 1/3 इंटू r। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, मेरे हिसाब से ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज जो करेक्ट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट हो गए तो डेफिनेटली इस टाइप के अरेंजमेंट हम कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। The next problem is from 2012. What is the flux through a cube of side A if a point charge of Q is placed at one of its corner? देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर भी याद रहता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ कि सर एक क्यूब बोला, ठीक है, एक क्यूब है कुछ इस तरीके से, क्यूब है ये। आपने बोला यहाँ पे अगर एक कॉर्नर पे एक क्यू चार्ज रख दिया जाए तो आप बोलते हो कि सर किसी और साइड कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए। तो देखिए आप बोलते हैं कि सर अगर मैं इसे गॉसन सरफेस में आपको पॉइंट चार्ज, देखिए हम इसको गॉसन सरफेस नहीं मान सकते, हमें गॉसन सरफेस कैसा मानना पड़ेगा, पूरा जिसमें क्यूब इंक्लोज हो। तो आप इसके ऊपर एक क्यूब, इधर एक क्यूब, ऐसे करके आप क्यूब के ऊपर क्यूब, थोड़ा इमेजिन करिए, इसके बगल में एक क्यूब और इसके ऊपर 4 क्यूब, ऐसे करके जब 4 ऊपर क्यूब 4 नीचे क्यूब अगर टोटल 8 क्यूब होंगे तब ये क्यूब इंक्लोज हो पाएगा। ठीक है, ये क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है, राइट। हमने कहा मान लो कि सर ये एक क्यूब है, इस क्यूब की ये चार्ज, राइट। अब आपको इसके सामने एक क्यूब और रखना पड़ेगा, इधर एक क्यूब रखना पड़ेगा, इधर, ऐसे करके 4 क्यूब नीचे और 4 ही क्यूब ऊपर, तब जाके ये क्यूब पूरा इंक्लोज होगा। इन 8 क्यूब से टोटल फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिमेट्री अगर आप देखोगे तो सबसे इक्वल फ्लक्स होगा, तो एक क्यूब से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, सर बोलोगे क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। किसी एक क्यूब से अगर हम बात करेंगे तो जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों को याद होता है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, हम कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके होते हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था जो 2012 में आया था। मैं 2011 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का देखिए क्या है, अ चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय गॉसन सरफेस, spherical surface of radius r, if the radius is doubled then the outward electric flux will be।
उसने बोला कि सर एक क्यू चार्ज है, पॉइंट क्यू चार्ज है, राइट। अब पॉइंट क्यू चार्ज इज इनक्लोज बाय, आपने बोला कि सर ये रेडियस आर है और एक पॉइंट क्यू चार्ज यहां रखा है। आपसे बोला गया कि अगर रेडियस को मैं हाफ कर दूं, अगर रेडियस को हाफ कर दूंगा तो आप बोलोगे देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। आप बड़े वाले सरफेस की बात करो या छोटे वाले सरफेस की बात करो, दोनों ही केस में आप बोलो क्यू इनक्लोज कितना है, सर आप बोलो क्यू इनक्लोज सेम है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम रहने वाला है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस छोटे वाले स्फीयर को क्रॉस कर रही हैं उतनी ही बड़े वाले को कर रही हैं, आप बोलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा रहने वाला है, सेम। और नहीं तो आपको पता है कि सर फ्लक्स की वैल्यू क्या है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है। चाहे आप बड़े वाले स्फीयर को देख लो चाहे छोटे वाले स्फीयर को देखो, दोनों के अंदर क्यू इनक्लोज कैसा है, सेम है, तो फ्लक्स भी कैसा रहने का, सेम। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये 2011 में पूछ लिया गया था। तो ये कुछ हमने क्वेश्चन देखे 2019 से लेके 2011 के सारे हमने नीट प्रीवियस से क्वेश्चन देखे। आप चाहें तो इससे पुराने क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, और अगर आपको उसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने देखे किस तरीके से ऑन एन एवरेज एवरी ईयर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाता है। बस इस चैप्टर की एक खास बात यह है कि सर आपको लैंग्वेज कभी कभी उलझा के दी जाती है। मैक्सिमम टाइम आपको सीधी लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, क्वेश्चन सीधे आते हैं बट लैंग्वेज सीधी नहीं आती, तो थोड़ा सा इस चीज के लिए अपना मेंटली प्रिपेयर जरूर रहिएगा। आपको आज के लेक्चर में अगर कोई भी डाउट है तो आप अगेन कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे होता हूँ डाउट नहीं भी है तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आपको किस तरीके से, आपको फिजिक्स, आप कितने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं फिजिक्स में, या आपको कैसे बेटर फील हो रहा है। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फॉर नाउ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।